आज हम डिस्कस करेंगे ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, सो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन यहाँ पर मैंने नोट कर दी है। क्या लिखा हुआ है? ओलिगोसैकेराइड्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स। जब 2, 3, 4, 5, 6 या 10 मोनोसैकेराइड्स कंबाइन होते हैं तो उनके कंबाइन होने से हमारे पास क्या बनते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स बनते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या आ जाती हैं? सुक्रोज हो गया, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से बनता है। माल्टोज दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनता है और लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से बनता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन अगर आपसे शॉर्ट में पूछ ली जाए तो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग क्या आ जाएगी? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास ओलिगोसैकेराइड्स की। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, जिसमें क्या कह रहे हैं? दीज आर कंपैरेटिवली लेस स्वीट इन टेस्ट। आपने ये याद रखना है, मोनोसैकेराइड्स से जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, जैसे ओलिगोसैकेराइड्स और फिर पॉलीसैकेराइड्स, तो जो टेस्ट है वो लेस स्वीट होता जाएगा। तो ओलिगो जो हमारे पास मोनोसैकेराइड्स थे वो टेस्ट में स्वीट थे, जैसे कि हम शुगर खा लेते हैं, जैसे कि हम ग्लूकोज खाते हैं तो वो मीठा होता है टेस्ट में, जबकि ओलिगोसैकेराइड्स कंपैरेटिवली लेस स्वीट होते हैं, कम मीठे होते हैं टेस्ट में, एंड लेस सॉल्युबल इन वाटर, और पानी में भी कम हल होते हैं। ऑन हाइड्रोलिसिस ओलिगोसैकेराइड्स यील्ड फ्रॉम 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स। जब उनको पानी में डाला जाता है तो पानी की मौजूदगी में उनकी ब्रेकडाउन होती है और 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स बनते हैं। जाहिर सी बात है, अगर कोई ओलिगोसैकेराइड 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना हुआ है तो हाइड्रोलिसिस होने पर उसमें से कितने मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे? 2। अगर कोई भी ओलिगोसैकेराइड्स 10 मोनोसैकेराइड्स से मिलकर बना हुआ है तो हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर की प्रेजेंस में उसकी ब्रेकडाउन पर कितने मोनोसैकेराइड्स बनेंगे? 10 मोनोसैकेराइड्स बन जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या आ जाता है? द वंस यील्डिंग 2 मोनोसैकेराइड्स आर नोन एज डाइसैकेराइड्स। डाई का मतलब क्या होता है? 2। डाई का मतलब क्या होता है? 2। तो वो मोनो डाइसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड्स जो कि 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? डाइसैकेराइड्स। और वो जो कि 3 से मिलकर बनते हैं या हाइड्रोलिसिस पर उनमें से 3 मोनोसैकेराइड्स निकलते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? ट्राइसैकेराइड्स। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। इसी तरह से वो ओलिगोसैकेराइड्स जो हाइड्रोलिसिस पर 4 मोनोसैकेराइड्स थे उनको हम क्या कहते हैं? टेट्रासैकेराइड्स। और जो 5 मोनोसैकेराइड्स थे उनको हम क्या कहेंगे? पेंटासैकेराइड्स एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड्स इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कि 2 मोनोसैकेराइड्स के दरमियान में जो बॉन्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। ये यहाँ पर आपसे एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिफाइन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ऑल्सो ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर। कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या है और उसका स्ट्रक्चर भी आपने ड्रॉ करना है। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बच्चे 2 मोनोसैकेराइड्स के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है, जो लिंकेज होती है, उसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। इसको हम जरा आगे चल के डिटेल में इस लिंकेज का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग क्या आ जाएगी? एग्जाम्पल्स। यहाँ पर हम इसके एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स आर माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि माल्टोज 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बनता है, और लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनता है। ठीक है, मोस्ट फेमिलियर डाइसैकेराइड इज सुक्रोज। इनमें से सबसे जो हमारे पास फेमिलियर या कॉमन है वो है सुक्रोज, जिसको हम केन शुगर भी कहते हैं, मतलब कि ये गन्ने में पाया जाता है। विच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड्स ग्लूकोज और एंड फ्रुक्टोज। और हाइड्रोलिसिस पर इसमें से क्या क्या बनते हैं? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनते हैं। बोथ ऑफ विच आर रिड्यूसिंग शुगर, जिनमें जो कि दोनों ही रिड्यूसिंग शुगर हैं। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास क्या है? C12H22O11। ठीक है, तो इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज गिवन। अब इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को देखेंगे ताकि हमारी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। यहाँ पर अगर देखो तो बच्चे ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है ये हमारे पास किसका आ जाता है? ग्लूकोज का। और ये पूरा स्ट्रक्चर किसका आ जाता है? हमारे पास फ्रुक्टोज का आ जाता है। जब ये दोनों आप देख सकते हो, कार्बन नंबर 1 पर भी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और कार्बन नंबर 2 पर भी ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, अब एक का हाइड्रोक्सिल और दूसरे का हाइड्रोजन दोनों मिलकर वाटर बनाते हैं। वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है। पीछे आप देख सकते हो
क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन बचता है। तो आप यहाँ पर अगर नेक्स्ट देखो तो इस ऑक्सीजन के ज़रिए से यहाँ पर लिंकेज हुई है, तो यहाँ पर कार्बन है, फिर ऑक्सीजन और फिर यहाँ पर कार्बन। तो ये वाला जो बॉन्ड है इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में होता है और जो दो मोनोसेक्राइड्स के मिलने से बनता है, उसको हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको हम ड्रॉ करके भी देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चे आपने क्या करना है, आपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है कि एक 6 कॉर्नर्ड रिंग होता है, जिसमें हमें पता है कि कार्बन नंबर पहले पॉइंट पर, पहले कॉर्नर पर आपने ऑक्सीजन लगाना होता है, बाकी सारे के सारे पॉइंट्स पर आपने क्या लगाना है, कार्बन लगाना है। यहाँ फिर हमने देखा था कि रिंग से बाहर क्या लगता है, कार्बन नंबर 6 लगता है। तो ये ऊपर वाली साइड पर हाइड्रोजन और नीचे वाली साइड पर हमारे पास क्या था, हाइड्रोक्सिल ग्रुप था। प्लस हमने यहाँ पर क्या लगाना है, हमने यहाँ पर फ्रुक्टोज बनाना है। फ्रुक्टोज भी बच्चे एक 6 कार्बन शुगर है, लेकिन फ्रुक्टोज एक कीटो शुगर है, मतलब कि इसमें कीटो ग्रुप होता है। याद रखिएगा बच्चे, जब भी हम कीटो शुगर का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कीटो शुगर के स्ट्रक्चर में जितने कार्बन होंगे हम उससे एक कम कॉर्नर बनाएंगे। जैसे कि फ्रुक्टोज में टोटल हमारे पास हैं 6 कार्बन एटम्स। ठीक है, तो हम इससे एक कम कॉर्नर बनाएंगे, हम टोटल 5 कॉर्नर्स वाला एक रिंग यहाँ पर बनाएंगे। अब इसमें होता क्या है, ये पहले कॉर्नर पर तो ऑक्सीजन लग जाना है, इसमें पहला और आखिरी कार्बन जो होता है वो रिंग से बाहर होता है। यहाँ पर ये आपका कार्बन नंबर 1 होगा और यहाँ पर आपका कार्बन नंबर 2 होगा। कार्बन नंबर 5 के साथ ग्रुप से बाहर क्या लगा हुआ होगा, कार्बन नंबर 6 अटैच होगा। यहाँ पर 2 जो हमारे पास ये पड़ा हुआ है, यहाँ पर ऑब्वियसली ये नीचे क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। ठीक है, अब होगा क्या, इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इसका हमारे पास हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो सिर्फ इनके पास क्या बचा था, ऑक्सीजन। तो ये दोनों कार्बन आपस में किसके जरिए से लिंक्ड हो गए, ऑक्सीजन के जरिए से। तो इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे कोई शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछ ले कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या है या लिंकेज क्या है, डिफाइन करें, तो आप ये पूरा डिफाइन भी करोगे और ये पूरा स्ट्रक्चर आप वहाँ पर ड्रॉ भी करेंगे। ठीक हो गया। और उसके अलावा बच्चे शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। ओवरऑल ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि राइट अ डिटेल नोट ऑन ओलिगोसैकेराइड्स, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी टाइप है, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी टाइप आ जाती है, पॉलीसैकेराइड्स के। पॉलीसैकेराइड्स की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। Polysaccharides are formed by several monosaccharide units linked by glycosidic bond, for example starch। कि जब सैकड़ों या हज़ारों मोनोसेक्राइड यूनिट्स आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से क्या बनते हैं, पॉलीसेक्राइड्स बनते हैं। और वो मोनोसेक्राइड्स आपस में किसके ज़रिए से अटैच्ड होते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के ज़रिए से। और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या है, वो अभी अभी हम लोग पूरा समझ के और स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आए हैं। एग्जाम्पल हमारे पास स्टार्च है, इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप हेडिंग क्या दोगे, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसकी। ठीक है, अच्छा जी, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या कह रहे हैं, पॉलीसेक्राइड्स आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर। ये सबसे ज़्यादा पेचीदा और सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले कुदरती तौर पर पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं। दे आर यूजली ब्रांच एंड टेस्टलेस। ये आमतौर पर इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रेट चेन नहीं होता, उसमें ब्रांचेस होती हैं, शाखें होती हैं और ये टेस्टलेस होते हैं। इसको आप इससे याद रख सकते हो बच्चे, जो हमारे पास कॉटन कपास होती है वो है फुल ऑफ मोनोसेक्राइड्स, फुल ऑफ पॉलीसेक्राइड्स। उसमें क्या है, सेलुलोज बहुत ज़्यादा मौजूद है। सेलुलोज एक पॉलीसेक्राइड है, लेकिन अगर आप कभी कपास को खाएं तो उसका कोई टेस्ट नहीं होता, वो टेस्टलेस होती है। तो इससे आपने याद रखना है कि जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो हमारे पास टेस्टलेस होते हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय सेवरल मोनोसेक्राइड यूनिट्स लिंक्ड बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। तो वो बहुत सारे मोनोसेक्राइड यूनिट्स के मिलने से बनते हैं और वो मोनोसेक्राइड यूनिट्स आपस में किसके ज़रिए से अटैच्ड होते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के ज़रिए से।
पॉलीसेकेराइड्स हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट्स, इनका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, एंड आर ओनली स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, और पानी में बहुत ही कम सॉल्युबल होते हैं। उसके बाद आप हेडिंग क्या दोगे, एग्जाम्पल्स क्या आ जाती हैं हमारे पास। तो एग्जाम्पल्स में क्या आ जाता है, सम बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड्स आर स्टार्च, जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर भी एग्जांपल दी थी, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, डेक्सट्रिन्स, एगर, पैक्टिन एंड काइटिन। ये सारी एग्जांपल्स, इनमें से कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं किसको, स्टार्च को। तो स्टार्च में क्या आ जाता है, इट इज़ फाउंड इन फ्रूट्स, ग्रेन, सीड्स एंड ट्यूबर्स। तो ये फलों, दालों, बीजों और रूट्स वगैरह में, ट्यूबर्स में पाया जाता है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनिमल्स। तो ये जानवरों के लिए कार्बोहाइड्रेट्स का एक मेन सोर्स है, ठीक है। मतलब कि जानवर जो अपनी ज़्यादातर शुगर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, वो किससे लेते हैं बच्चे, इसी से, किस फॉर्म में ले रहे होते हैं, स्टार्च की फॉर्म में ले रहे होते हैं। जैसे कि हम लोग दालें खा रहे हैं, हम बीज खा रहे हैं, हम फ्रूट्स खा रहे हैं, तो इन सब के अंदर क्या है, स्टार्च है। तो हम लोग मेजर पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स का किस फॉर्म में ले रहे हैं, स्टार्च की फॉर्म में ले रहे हैं। ऑन हाइड्रोलिसिस इट यील्ड्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ये बच्चे जब हंड्रेड्स मतलब सैकड़े या हज़ार मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, स्टार्च बनता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, इस वजह से जब हाइड्रोलिसिस होती है, इसकी जब ब्रेकडाउन होती है, तो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट आप हेडिंग क्या दोगे बच्चे, टाइप्स ऑफ स्टार्च मॉलिक्यूल्स। अब इसकी कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है अमाइलोज, एंड सेकंड हमारे पास क्या जाती है, अमाइलोपेक्टिन। अब ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि अमाइलोज क्या है या अमाइलोपेक्टिन क्या है, और डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। अब अमाइलोज क्या है, अमाइलोज स्टार्चेस हैव अनब्रांच्ड चेन्स ऑफ ग्लूकोज एंड आर सॉल्युबल इन हॉट वाटर। एक तो इनमें स्ट्रेट चेन्स होती हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की, उनमें कोई ब्रांचेस नहीं होती, और दूसरा ये हॉट वाटर में सॉल्युबल होते हैं, कोल्ड वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये स्ट्रक्चर है हमारे पास अमाइलोज का। ये देखें, ये एक ग्लूकोज का यूनिट, ये दूसरा ग्लूकोज का यूनिट, ये तीसरा। इसी तरह से सैकड़ों ग्लूकोज के यूनिट्स मिलकर बिल्कुल इसी तरह सिंपल स्ट्रेट चेन्स बनाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, अमाइलोज कहते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप क्या आ जाती है, अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन स्टार्चेस हैव ब्रांच चेन्स एंड आर इनसॉल्युबल इन हॉट और कोल्ड वाटर। एक तो इसके स्ट्रक्चर में ब्रांच चेन्स होती हैं, मतलब ब्रांचेस होती हैं, और दूसरा ये पानी में, किसी भी किस्म के पानी में, हॉट हो या कोल्ड हो, उसमें सॉल्युबल नहीं होता, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर भी हम देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ये है, ये माइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्ट्रेट चेन जा रही है ग्लूकोज की, और ये उसकी क्या बन गई है, ब्रांच बन गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ब्रांचेस भी मौजूद होती हैं। स्टार्चेस गिव ब्लू कलर विद आयोडीन। ये इसको, इनका आयोडीन टेस्ट कहते हैं कि जब ये आयोडीन के साथ रिएक्ट करती हैं तो ये ब्लू कलर देते हैं, ये इसकी इंडिकेशन है, ठीक हो गया।